हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास से फिर से हम एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात करेंगे और ये हमारा मेगा मॉक टेस्ट का फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम 60 क्वेश्चंस को रख रहे हैं। आपको वीडियो जब खत्म हो जाएगा ईमानदारी के साथ बताइएगा आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। हाँ, जब वीडियो आपका कम से कम लाइव खत्म हो जाए उसके कम से कम 10 मिनट बाद कमेंट में आप बाद में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ताकि हम ये पता लगा सके कि आपकी तैयारी कितनी हुई है। ठीक है, आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। वह राष्ट्रीय उद्यान जो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है उसका आपको नाम बताना है। ए दाचीगाम, बी हेमिस, सी जिम कॉर्बेट और डी काजीरंगा। तो आपको बताना है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, जो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कहाँ पे आपका लद्दाख में है, ये आपका हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है और ये भारत का क्या है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी आप याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उच्च हिमालय परिस्थितियों में पाया जाता है। कौन सा आपका? हेमिस नेशनल पार्क, जो किसके लिए फेमस है आपका? तो हिम तेंदुओं के लिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के स्तरों के सही क्रम के लिए उचित शब्द चुनें। ए सर्वाहारी, बी शाकाहारी, सी स्वपोषी, डी मांसाहारी और ई परपोषी। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे। आप भी जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है, आपके ऑटोट्रॉप्स होते हैं जो भोजन को बनाते हैं। तो आप क्या लगाएंगे? आप जो स्वपोषी सबसे पहले आना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानते हैं जो स्वपोषी होता है, स्वपोषी को कौन खाता है? परपोषी खाएंगे, हेटरोट्रॉप्स खाएंगे। सही बात है, तो हेटरोट्रॉप्स खाएंगे। और परपोषी में भी क्या होते हैं, आपके पहले शाकाहारी आएंगे, फिर मांसाहारी आएंगे, फिर सर्वाहारी आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे ऑप्शन डी आपका बिल्कुल ही सही है। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इकोलॉजी का अध्ययन है या पारिस्थितिकी का अध्ययन है? ए जीवों और पर्यावरण की अंतःक्रिया, बी पर्यावरणीय परिवर्तन, सी जीवों के बीच संबंध और डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ द अबव। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि पारिस्थितिकी में क्या होता है, हम जीव और पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। तो ऑप्शन सारे के सारे सही हैं। इसमें हम बायोटिक कंपोनेंट, अबायोटिक कंपोनेंट सभी की बात करते हैं। हम जीवों के बीच अंतर संबंधों की बात करते हैं, ऊर्जा प्रवाह की बात करते हैं, पोषक चक्र की बात करते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा सरल खाद्य श्रृंखला का भाग है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक सरल खाद्य श्रृंखला का भाग है। आइए इनको मिलाते हैं। ए घास, बी गेहूं, सी मानव, डी बकरी और ई एलिफेंट। तो इसको हमने इस फॉर्म में लगाना है ताकि ये लग जाए कि हाँ एक सिंपल सी खाद्य श्रृंखला बन रही है। तो आप भी जानते हैं इसमें घास है, घास को बकरी खा लेगी और बकरी को मानव खा सकता है। तो ए को, ठीक है, ए को डी खाएगा, डी को सी खा सकता है। तो ए के बाद डी, डी के बाद सी। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या लग रहा है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही लग रहा है। ठीक है, आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। घास को बकरी खाएगा, बकरी को मानव खाएगा। ये सही श्रृंखला है, बाकी कुछ नहीं बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश प्रजाति वह जीव है जो पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करता है। ए कीस्टोन, बी फ्लैगशिप, सी अम्ब्रेला और डी इंडिकेटर। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कीस्टोन प्रजातियां। जो कीस्टोन प्रजातियां होती हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य नियंत्रक होती हैं और ये खत्म हो जाती हैं तो मान के लिए पारिस्थितिकी तंत्र धीरे धीरे खत्म होता रहता है। जैसे आप उदाहरण के लिए आप पास सी ऑटर की बात कर सकते हैं, टाइगर की बात कर सकते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कीस्टोन प्रजातियां वे प्रजातियां होती हैं जो कि जिनकी अनुपस्थिति में जो पारिस्थितिकी तंत्र है पूरा असंतुलित हो जाता है। तो इसका आंसर ए है, बिल्कुल सही है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? ए 1968, बी 1973, सी 1984 और डी 1993। तो आपको बताना है भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये कब लॉन्च किया गया था। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आप जानते हैं 1973 में ही आपका भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया था। इसका उद्देश्य मेनली क्या था? बाघों की जो घटती जनसंख्या है उसको रोकना था। और आज इसमें आपको पता होगा भारत में इसमें 50+ टाइगर रिजर्व है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए आंध्र प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी हिमाचल प्रदेश और डी मध्य प्रदेश। तो आपको बताना है जो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। उम्मीद है
आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। क्योंकि जो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे? ये आपका हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति क्षेत्र में पाया जाता है और ये ठंडे मरुस्थलीय पारिस्थितिकी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे आपका हिम तेंदुआ, जिसे हम स्नो लेपर्ड कहते हैं, पाया जाता है। और ये जो क्षेत्र है ये आपका ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क के क्षेत्र में भी माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए झारखंड, बी जम्मू कश्मीर, सी हिमाचल प्रदेश और डी उत्तराखंड। तो आपको बताना है जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में पाया जाता है। इसकी स्थापना 1981 में हुई है और ये हिमालय वनस्पति और वन्यजीवों के लिए फेमस है। यहाँ पे कस्तूरी मृग और हिम तेंदुए प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तेंदुए आईसीएन सूची की किस श्रेणी में आते हैं? ए संकटग्रस्त, बी अति संकटग्रस्त, सी विलुप्त और डी संवेदनशील। तो आपको बताना है जो तेंदुए हैं ये आईयूसीएन की किस सूची में आते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी, जो तेंदुए हैं जिन्हें हम लेपर्ड कहते हैं, ये आईयूसीएन की वनरेबल श्रेणी में आते हैं, याद रखिएगा। हाँ, इनकी संख्या जो है वो प्राकृतिक आवास के कारण काफ़ी तेज़ी से घट रही है, बट भारत में व्यापक रूप से तेंदुए पाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? ए कस्तूरी मृग, बी स्वर्णपंखी, सी पीला गला मॉर्टेन और डी हांगुल। तो आपको बताना है जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है वो किसके लिए फेमस है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हांगुल, जिसे हम कश्मीरी स्टैग कहते हैं, इसी के लिए आपका दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान फेमस है। आपको पता है ये आईयूसीएन की इंडेंजर्ड स्पीसीज में भी आता है। और जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर स्थित है आपका? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वन महोत्सव किस वर्ष में शुरू किया गया था? ए 1947, बी 1950, सी 1955 और डी 1960। तो आपको बताना है जो वन महोत्सव है इसे हमने कब स्टार्ट किया था। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो वन महोत्सव है इसे सन 1950 में स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था? 1950 में स्टार्ट किया गया था। किसने द्वारा शुरू किया गया? तो के.एम. मुंशी जी के द्वारा इसको शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? वृक्षारोपण को बढ़ाना। और ये कब मनाया जाता है? तो जुलाई के पहले सप्ताह में वन महोत्सव मनाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टूकन क्या है? ए मुख्य भोजन, बी पक्षी, सी नदी और डी पर्वत शिखर। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि जो टोकन होता है वो क्या होता है। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। टूकन जो है एक रंगीन चोंच वाला पक्षी है जो मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है और इसकी पहचान इसकी बड़ी चोंच से होती है। तो टूकन क्या है? एक रंगीन पक्षी है। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्री उदबिलाव किसका उदाहरण है? ए फ्लैगशिप स्पीसीज, बी अम्ब्रेला स्पीसीज, सी इंडिकेटर स्पीसीज और डी कीस्टोन स्पीसीज। तो आपको बताना है जो समुद्री उदबिलाव है वो इनमें से किस प्रजाति का उदाहरण है? ध्वज प्रजाति का, छत्र प्रजाति का, सूचक प्रजाति का या कीस्टोन प्रजाति का। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही समाधान क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो समुद्री उदबिलाव है, जो सी ऑटर है, ये आपका इकोसिस्टम को बैलेंस करने में संतुलन रखता है। इसलिए क्या आपका एक तरह से आपका कीस्टोन प्रजाति का उदाहरण है। किसका? कीस्टोन प्रजाति, याद रखिएगा। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए हांगुल, बी भारतीय बाइसन, सी काला हिरन और डी गिद्ध। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान है किसके लिए प्रसिद्ध है। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या? ऑप्शन ए, जो दाचीगाम जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका हंगुल के लिए प्रसिद्ध है। और जो हंगुल जो कि इंडेंजर्ड स्पीसीज है वो केवल आपका यहीं पे पाई जाती है। हंगुल को और क्या कहते हैं? इसको हम कश्मीरी स्टैग कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए नदी संरक्षण, बी पक्षी संरक्षण,
सी वन संरक्षण और डी मछली संरक्षण। उम्मीद है आपने आंसर लगा लिया होगा कि जो चिपको मूवमेंट था ये क्यों फेमस था। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो चिपको आंदोलन है ये आपका वन संरक्षण से संबंधित था और ये 1973 में स्टार्ट हुआ था। कहाँ से? उत्तराखंड में, जो उस समय का उत्तर प्रदेश था वहीं से स्टार्ट हुआ था। और यहाँ पे महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए जब भी कोई शिकारी पहुंचते थे, आई मीन वन काटने वाले पहुंचते थे, तो उसको घेर के खड़े हो जाते थे। सुंदरलाल बहुगुणा हो गए, ये इनके प्रसिद्ध नेता थे, इनका भी नाम याद रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा जी, गौरा देवी जी, ये सभी इसके प्रसिद्ध नेता हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखलाओं के अनेक अंतःक्रिया से क्या बनता है? ए पाचकी तंत्र, बी बायोम, सी खाद्य जाल और डी पर्यावरण। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी। आप जानते हैं खाद्य श्रृंखलाओं की जो अंतःक्रियाएं होती हैं इससे पर क्या बनता है? खाद्य जाल बनता है, जिसे हम फूड वेब कहते हैं। कई खाद्य श्रृंखलाओं के जुड़ने से बनता है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है? कई मार्गों से होते हुआ कंप्लीट होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इकोसिस्टम शब्द किसने दिया? ठीक है, हु कॉइन्ड द टर्म इकोसिस्टम? ठीक है, ए आर्थर टेस्ले, बी यूजीन ओडेम, सी चार्ल्स डार्विन और डी लिनियस। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? एजी टेस्ले, आर्थर टेस्ले साहब, इन्होंने 1935 में ये आपका इकोसिस्टम वर्ड को कॉइन किया था। एक और तथ्य याद रखिएगा, जो ओडेम है इन्हें हम आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक कहते हैं। किसे? यूजीन ओडेन को हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे ट्रॉपिक स्तर तक कितनी ऊर्जा स्थानांतरित होती है? ए 100%, बी ओनली ऑर्गेनिक मैटर, सी 10% और डी 50%। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, आपने लगा दिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आप जानते हैं जो 10% का नियम है, इसको आपके लैंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। वो क्या कहता है कि जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो केवल 10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उल्टा पिरामिड है? ए संख्या पिरामिड, बी ऊर्जा पिरामिड, सी बायोमास पिरामिड और डी जलीय बायोमास पिरामिड। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन डी जलीय बायोमास पिरामिड। क्योंकि जो जलीय बायोमास का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है? वो उल्टा होता है। ठीक है, कारण क्या है कि फाइटोप्लैंक्टन्स कम होते हैं और बायोमास क्या होता है? तेजी से उसका पुनरुत्थान होता है। ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। जब ऊर्जा पिरामिड की बात करेगा तो याद रखिएगा ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है? हमेशा सीधा होता है। क्यों सीधा होता है? क्योंकि 10% एनर्जी केवल ट्रांसफर होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सबसे अधिक संख्या किसकी होती है? ए उत्पादक, बी प्राथमिक उपभोक्ता, सी द्वितीयक उपभोक्ता और डी तृतीयक उपभोक्ता। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्योंकि आप जानते हैं कि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जो सबसे अधिक संख्या किसकी होगी? तो आप सबसे किसके उत्पादक के जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इनकी संख्या क्या होगी? सबसे अधिक होगी। सूर्य का प्रकाश क्या होगा? तेजी से बढ़ेगा, अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा। जब अधिक प्रकाश संश्लेषण होगा तो जो उत्पादक या जो प्रोड्यूसर्स होंगे उनकी संख्या ज़्यादा होगी। ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। ठीक है, और जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं इनमें आपकी बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता भी अधिक पाई जाती है। क्यों अधिक पाई जाती है? कोई ऑब्वियस सी बात है, जब वहाँ पे बारिश प्रकाश ज़्यादा मिलेगा, बारिश ज़्यादा होगी। जब बारिश ज़्यादा होगी तो वहाँ पे ऑब्वियस सी बात है प्लांट ज़्यादा होंगे तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स वहाँ पे डेवलप करेंगे। इसलिए वहाँ की क्या कहेंगे, जब विविधता ज़्यादा मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में हरे पौधे हमेशा क्या होते हैं? ए अपघटक, बी उत्पादक, सी उपभोक्ता और डी मृतोपजीवी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्योंकि आप जानते हैं हरे पौधे क्या होते हैं? वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। क्या होते हैं? मेनली प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में जो हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? आपके प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में निम्न में से कौन सा अजैविक घटक है? ए ऊर्जा प्रवाह, बी खनिज चक्र, सी उपभोक्ता और डी ए और बी दोनों। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्योंकि आप जानते हैं कि जो आपका ये ऊर्जा प्रवाह है या जो खनिज चक्र दोनों ही क्या है?
ये आपके अबायोटिक कंपोनेंट है, ठीक है। तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे, इसके सही आंसर हो जाएंगे, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में अंतिम स्थान पर कौन होता है? ए उत्पादक, बी अपघटक, सी परजीवी और डी उपभोक्ता। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं डिकम्पोजर्स होते हैं, अपघटक होते हैं, ये खाद्य श्रृंखला में सबसे अंतिम पायदान पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो अंतिम स्तर पे होते हैं कि मृत जीवों को विघटित करते हैं और जो पोषक तत्व होते हैं उनके पुनः मिट्टी में लौटा देते हैं, या जिसमें बैक्टीरिया, फंजाई, ये सभी के सभी इसमें आ जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में डैश को सेप्रोट्रॉप भी कहा जाता है? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक और डी परजीवी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि जो सेप्रोट्रॉप्स होते हैं, जो अपघटक होते हैं, ठीक है, आप जानते हैं सेप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं, मेनली अपघटक होते हैं और वो जैव मृत जैव पदार्थों पर निर्भर होते हैं और फिर उनका पाचन करके पाचन संतुलन को बनाए रखते हैं। तो इसका आंसर क्या लगा देंगे? ऑप्शन सी, क्योंकि जो डिकम्पोजर्स होते हैं या जो अपघटक होते हैं वो आपके सेप्रोट्रॉप भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में अविघटनीय कीटनाशकों का संचय क्या कहलाता है? ए यूट्रोफिकेशन, बी प्रदूषण, सी जैव आवर्धन जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं, डी संचय। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि जो बायोमैग्निफिकेशन है जिसे हम जैव आवर्धन कहते हैं, ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ट्रॉपिक लेवल के बढ़ने के बाद जो आपका विषाक्त पदार्थ है वो बढ़ते जाते हैं, जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में आप डीटी की बात कर सकते हैं, मरकरी की बात कर सकते हैं। ऐसे रसायन जो होते हैं वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, जिस तरह ऊर्जा है वो तो आपके 10% ही मूव करती है, बट जो केमिकल सबस्टेंस है वो डिग्रेडेट नहीं होते हैं, तो पूरे के पूरे एक्यूमुलेट होते हैं, बाद में लास्ट स्तर पर जाके बिल्कुल संचय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल टाइगर जो कि आपका संकटग्रस्त प्रजाति है, किस देश का राष्ट्रीय पशु है? ए भारत, बी भारत और बांग्लादेश, सी भारत और नेपाल और डी भारत और श्रीलंका। उम्मीद है इसका आंसर आपने लगा लिया होगा कि जो बंगाल टाइगर है वो किस देश का राष्ट्रीय पशु है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो बंगाल टाइगर है ये भारत के साथ साथ बांग्लादेश का भी क्या है, राष्ट्रीय पशु है। आप जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था? तो बताएंगे सर, 1973 में स्टार्ट किया गया था और ये आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इंडेंजर्ड में आता है। और वर्ल्ड में जो भी टाइगर पाए जाते हैं उसमें से लगभग 70% हमारे प्यारे देश भारत में पाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओ किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी मणिपुर, सी त्रिपुरा और डी मेघालय। तो आपको बताना है केबुल लामजाओ जो है वो किस राज्य में स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि कहाँ पे आपका, यह आपका मणिपुर में है। कहाँ पे स्थित है? तो मणिपुर की लोकटक झील में स्थित है। क्यों फेमस है? तो ये संगाई हिरण के लिए, किसके लिए? आपका बो एल्टर डियर, या इसे हम संगाई हिरण कहते हैं, इसके लिए फेमस है। और ये क्या है? वानस्पतिक द्वीप पर स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाघों को डैश नहीं माना जाता है? ए शिकारी, बी सूचक, सी अम्ब्रेला और डी कीस्टोन। तो आपको बताना है जो बाघ है वो कौन सी प्रजाति नहीं माना जाता, नहीं वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो बाघ है ये आपका सूचक की श्रेणी में नहीं आता है, बाकी अदरवाइज जो बाघ है वो सभी में आ जाएगा। बाघ क्या है? अम्ब्रेला स्पीसीज में भी रखे जाते हैं, ये कीस्टोन प्रजाति भी है, क्योंकि आप जानते हैं इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए इनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये इंडिकेटर प्रजाति जिसमें मैंने आपको पहले बताया, और टाइगर कंजर्वेशन पूरी इकोसिस्टम की रक्षा होती है, ये भी आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी प्रजाति दुर्लभ मानी जाती है? ए भारतीय गैंडा, बी अंडमान टील, सी जंगली भैंसा और डी एशियाई चीता। तो आपको बताना है इसमें से ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो कि रेयर है, आपको जल्दी से इसका आंसर देना है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं जो अंडमान टील है क्या एक दुर्लभ पक्षी है जो सीमित क्षेत्रों में पाया जाता है, इसलिए एक रेयर स्पीसीज। आंसर क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान
किस राज्य में स्थित है? ए कर्नाटक, बी मध्य प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल और डी उड़ीसा। तो आपको बताना है जो बनेरघाटा राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका किस राज्य में स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं ये आपका बेंगलुरु में के पास स्थित जो कर्नाटक में पड़ता है और ये अपने जू और सफारी के लिए बहुत फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी उत्तराखंड और डी पश्चिम बंगाल। तो आपको बताना है जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा, क्योंकि जो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका उत्तराखंड में है। और मतलब ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। और ये आपको ये भी पता होगा ये भागीरथी नदी का उद्गम स्थल भी है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किसका प्राकृतिक आवास है? ए दो कुबड़ वाला ऊंट, बी एक सींग वाला गैंडा, सी जिराफ, डी चिंपैंजी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि भारत जो है वो इनमें से किसका प्राकृतिक आवास है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो एक सींग वाला गेंडा है भारत इसका क्या है? प्राकृतिक आवास है। और ये मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? हमारे असम राज्य में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये भी आपका किसके लिए फेमस है? ये भी आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ट्रॉपिक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का स्थानांतरण होने पर ऊर्जा की मात्रा ए समान रहती है, बी बढ़ती है, सी घटती है, डी बढ़ या घट सकती है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा दिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर जाने पे केवल 10% ऊर्जा ट्रांसफर होती है, जो लिंडमान साहब का रूल है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन सी बिल्कुल सही, घटती क्या होती है? घटती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दो जीवों के बीच वह संबंध जिसमें एक को लाभ होता है और दूसरे को न लाभ न हानि होती है तो क्या कहलाता है? ए सहभोजता, बी परजीविता, सी सहजीवन और डी पारस्परिकता। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सहभोजता, जिसमें दो जीव एक दूसरे से संबंध रखते हैं, जिसमें एक को लाभ होता है दूसरे को ना तो लाभ ना हानि होती है, जैसे वेल और बार्नेकर इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। म्यूचुअलिज्म में याद रखें, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है? दोनों को लाभ होता है। ठीक है। पारस्परिकता में क्या होता है? दोनों को लाभ होता है। और पैरासिटिज्म में क्या होता है? एक को लाभ दूसरे को हानि होती है। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन तृतीयक उपभोक्ता है? ए मोर, बी लोमड़ी, सी बाघ और डी सांप। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी बाघ, क्योंकि आप जानते हैं बाघ क्या एक तृतीयक उपभोक्ता है। ठीक है, इसको हम टॉप कॉर्निवर्स भी कहते हैं। ये क्वेश्चन भी याद रखें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में अविघटनीय कीटनाशकों का संचय क्या कहलाता है? ए यूट्रिफिकेशन, बी प्रदूषण, सी जैव आवर्धन और डी संचय या संचयन। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे कि जो अविघटनीय कीटनाशकों का संचयन है उसे हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। आप भी जानते हैं जो बायोमैग्निफिकेशन है इसमें क्या होता है? एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पर हम जो पढ़ते हैं तो जो विष की मात्रा जो होती है जो कि आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसकी मात्रा बढ़ती है, उसी को हम जैव आवर्धन या बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। उम्मीद है ये आंसर सभी का सही हो, जैसे डीडीटी या मरकरी क्या है इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में 10% ऊर्जा किस रूप में होती है? ए ऊष्मा, बी प्रकाश, सी यांत्रिक और डी रासायनिक। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, जल्दी से इसका आंसर लगाइए। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्योंकि आप जानते हैं जो रासायनिक ऊर्जा के फॉर्म में पारिस्थितिकी तंत्र में जो 10% ऊर्जा जो मूव होती है एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे, वो किस फॉर्म में मूव होती है? तो वो आपका केमिकल एनर्जी, जिसे हम रासायनिक ऊर्जा कहते हैं, इसी के माध्यम से आगे बढ़ती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे स्थिर है? ए मरुस्थल, बी वन, सी घास भूमि और डी महासागर। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो आप भी जानते हैं कि जो आपका महासागर होता है ये क्या होता है? सबसे स्थिर या कह सकते हैं मोस्ट स्टेबल
इकोसिस्टम इसे कहा जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो महासागर है ये सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र बोला जाता है। और सबसे देखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, जो सबसे विशाल होगा उसमें परिवर्तन क्या होगा, कम से कम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपस में जुड़े खाद्य श्रृंखलाओं का समूह क्या कहलाता है? ए खाद्य चक्र, बी खाद्य श्रृंखला, सी खाद्य जाल और डी खाद्य प्रणाली। उम्मीद है आप इसका आंसर सोच लिया होगा, वहाँ पे आप लगा भी रहे होंगे। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही है हमारा ऑप्शन सी, क्योंकि आप जानते हैं जो खाद्य श्रृंखला होती है यही मिलकर क्या बनाती है, आपका खाद्य जाल बनाती है, फूड वेब बनाती है। तो खाद्य जाल क्या होता है, ये कई खाद्य श्रृंखलाओं का जटिल नेटवर्क होता है और ये पारिस्थितिकी तंत्र को अधिक स्थिर बनाता है, क्योंकि एक जीव के नष्ट होने पे उसके अन्य विकल्प अवेलेबल होते हैं। तो उम्मीद है आप इसका आंसर लगा लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चराई खाद्य श्रृंखला के सरल रूप में आधार क्या होता है? ए उत्पादक, बी शाकाहारी, सी प्राथमिक मांसाहारी और डी द्वितीयक मांसाहारी। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे कि जो चराई जो चराई के मैदान होते हैं इनमें खाद्य श्रृंखला के रूप में आधार क्या होता है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए उपभोक्ता, क्योंकि आप जानते हैं जो चराई खाद्य श्रृंखला होती है इसमें बिल्कुल बॉटम पे, मान लीजिए ऐसे बना रहे हैं खाद्य श्रृंखला में, स्टार्टिंग में अगर पिरामिड अगर बनाते हैं सबसे बॉटम पे कौन आएगा, तो प्रोड्यूसर्स आएंगे। खाद्य श्रृंखला ऐसे बनाएंगे, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स आएंगे, फिर उसको प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय, फिर तृतीयक चलता है। तो सबसे नीचे कौन आएगा आधार पे, तो बताएंगे सर आपका प्रोड्यूसर आएगा। लगभग सभी का सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला के अंतिम जीव समूह को क्या कहा जाता है? ए अपघटक, बी उत्पादक, सी मांसाहारी और डी शाकाहारी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जो अपघटक होते हैं वो मृत जीवों को विघटित करते हैं, जिससे क्या होता है जो पोषक तत्व होते हैं पुनः मिट्टी में वापस लौट जाते हैं और ये जो पारिस्थितिक तंत्र है इसके पोषक चक्र को बनाए रखने में भी हेल्पफुल होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृत पदार्थ या अपशिष्ट पर भोजन करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? ए सर्वाहारी, बी अपघटक, सी मांसाहारी और डी अपमार्जक। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग अपघटक होना चाहिए, बट शायद आयोग ने इसका आंसर अपमार्जक दे रखा था। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जो होना चाहिए वो आपका डिकम्पोजर्स होना चाहिए, क्योंकि जो डिकम्पोजर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपके मृत पदार्थों पर अपने एंजाइम्स को छोड़ के उन्हें सड़ाते हैं, जैसे फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गए। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बी होना चाहिए, बट शायद आयोग ने इसका आंसर डी दिया था, बट कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एक रैखिक श्रृंखला है जो उत्पादक से शुरू होकर शीर्ष उपभोक्ता तक जाती है। ए खाद्य जाल, बी खाद्य श्रृंखला, सी खाद्य पिरामिड और डी खाद्य मार्ग। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि आप जानते हैं कि रैखिक श्रृंखला की बात कर रहा है जो उत्पादक से स्टार्ट होकर उपभोक्ता तक जाती है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, जो ऊर्जा होती है वो एक दिशीय प्रवाह करती है कि कौन किसको खा रहा है, ठीक है। और जो उत्पादकों से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, शीर्ष उपभोक्ता तक जाती है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? ए जीव, बी प्रकाश, सी जल और डी मिट्टी। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं ए ऑप्शन क्या है, जीव क्या एक जैविक घटक है, जबकि प्रकाश, जल, मिट्टी ये तीनों के तीनों क्या एबायोटिक कंपोनेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर लगा लीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र में मांसाहारी है? ए जिराफ, बी हाथी, सी हिरन और डी डॉल्फिन। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि आप जानते हैं जो डॉल्फिन मछली है ये क्या एक तरह से मांसाहारी जीव है जो कि छोटी छोटी मछलियों को और अन्य समुद्र जीवों को खा जाती है, और उसके अलावा सारे विकल्प क्या है, शाकाहारी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? ए 1984, बी 1986, सी 1990 और डी 1996। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा
कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू हुआ? इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, क्योंकि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये आपका 1986 में लागू हुआ था। कब? जब भोपाल गैस त्रासदी कांड आपका 1984 का हो गया था, तो उसके बाद ये बनाया गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिक उत्तराधिकार का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी फ्रेडरिक क्लेमेंट्स, सी ओडेम और डी एंसले। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि जो पारिस्थितिकी उत्तराधिकार है इसका सिद्धांत किसने दिया था। इसका सही आंसर हमारा क्लेमेंट्स, जो आपके फ्रेडरिक क्लेमेंट्स साहब थे, इन्होंने ही आपका उत्तराधिकार का सिद्धांत दिया था, जो कि प्राथमिक और द्वितीयक उत्तराधिकार के प्रकार के आधार पर है। और ये क्या है? क्रमिक प्रक्रिया होती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब हुई? ए 2008, बी 2009, सी 2010 और डी 2011। तो आपको बताना है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारे क्या है? 2010, क्योंकि 2010 में एनजीटी की स्थापना हुई थी और ये क्या है? सतत विकास सिद्धांतों को लागू करने में इसका बहुत बड़ा रोल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उपाय पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालेगा? ए गांव क्षेत्र, बी जलागम प्रबंधन, सी संसाधन संरक्षण तकनीक और डी जल संचयन। उम्मीद है आप इसका आंसर लगा रहे होंगे, पर ध्यान दीजिएगा इसने क्या पूछा है? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा किसका? ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई गांव क्षेत्र बसाया जाएगा तो वहां पर जंगलों को काटा जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो हैबिटेट होगा उसका डिस्ट्रक्शन होगा, जिससे कि आपका प्रदूषण होगा। बाकी जो आप जलागम प्रबंधन करेंगे वो भी अच्छा है, संसाधन तकनीक संरक्षण तकनीक लगाएंगे वो भी पर्यावरण पर अच्छा रहेगा, और जल संचयन करेंगे। तीनों के तीनों ही आपके पर्यावरण पर आपका पॉजिटिव इफेक्ट डालेंगे। जबकि जब विलेज यार्ड बनाएंगे, अब गांव क्षेत्र को बसाएंगे, तो वहां पे उसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। उसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ए ऑक्सीजन, बी डीएनए, सी सूर्य और डी भूगर्भिक स्रोत। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, क्योंकि आप जानते हैं सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जो सन है ये पृथ्वी पर सूर्य का सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का प्राथमिक स्रोत होता है। और क्या करते हैं, जो किसी भी ट्रॉपिक लेवल में जो पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा को रासायनिक रूप में चेंज करके उसको खाद्य श्रृंखला में डालते हैं। तो इसका आंसर उम्मीद आपने लगा लिया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खाद्य श्रृंखला में अपघटक कौन होते हैं? ए जीवाणु और कवक, बी प्रोटोजोआ और शैवाल, सी लाइकेन और फर्न और डी पौधे और जानवर। हमसे पूछा क्या जा रहा है कि खाद्य श्रृंखला में अपघटक कौन होते हैं। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि खाद्य श्रृंखला में जो अपघटक होते हैं वो कौन होते हैं। तो जीवाणु और कवक। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। ये क्या करते हैं, जो मृत जैव पदार्थ है उसको सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई। और ये क्या करते हैं, ये पोषक तत्वों जैसे नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, उनको पुनः मिट्टी में लौटाने का काम करते हैं, जिससे कि जो पारिस्थितिकी तंत्र में जो पोषक तत्व है वो कभी समाप्त नहीं होते। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस पारिस्थितिकी क्षेत्र में उत्पादकता सबसे अधिक होती है? ए टुंड्रा क्षेत्र, बी उष्णकटिबंधीय मरुस्थल, सी विषुवतीय क्षेत्र और डी मध्य अक्षांश घास भूमि। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि किस पारिस्थितिकी तंत्र में उत्पादकता सबसे अधिक होती है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विषुवतीय क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ पे वर्षा और तापमान दोनों ही अधिक होते हैं। जैसे मान लिया अगर विषुवतीय क्षेत्र की बात करेंगे, इसके आसपास कोई क्षेत्र है, यहाँ पे चूंकि हीट ताप ज़्यादा होगा तो वर्षा ज़्यादा होगी, वर्षा ज़्यादा होगी तो वहाँ पे प्लांट्स ज़्यादा ग्रो करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, तो जब जैव विविधता बढ़ेगी तो उत्पादकता भी अपने आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हमारा क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन सी, जो उम्मीद है सभी का सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन अपघटक नहीं है? ए गौरैया, बी जीवाणु, सी कवक और डी केचुआ। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा कि इसमें से कौन आपका अपघटक नहीं है। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए,
क्योंकि आप जानते हैं गौरैया क्या एक उपभोक्ता है, ठीक है। और अपघटक क्या होते हैं, वे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको तोड़ते हैं सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में। और केचुआ क्या होता है, केचुआ एक अपमार्जक है, ये भी आप याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पक्के वन जीव अभयारण्य किस राज्य में है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी नागालैंड। तो आपको बताना है जो पक्के वन जीव अभयारण्य है वो किस राज्य में स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि जो पक्के वन जीव अभयारण्य है ये आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। किसके लिए फेमस है, तो आपका हॉर्नबिल जो चिड़ियाएं हैं उनके लिए फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी उड़ीसा, सी महाराष्ट्र और डी कर्नाटक। तो आपको बताना है जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहाँ स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि आप जानते हैं जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ये आपका भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। कब स्थापित हुआ था, तो 1986 में। याद रखिए बहुत जगह पूछा जा रहा है। और किस राज्य में है, तो ये इस समय कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों में फैला हुआ है। और ये यूनेस्को का जो MAB है जिसको हम कहते हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, इसी के अंतर्गत आता है। और ये वेस्टर्न घाट्स जैव विविधता का हॉटस्पॉट का भी भाग है, इसको भी याद रखिएगा। यहाँ पे आपका हाथी, बाघ, नीलगिरी ताहर बकरी आदि प्रमुख जीव पाए जाते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वायनाड वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश और डी कर्नाटक। तो आपको बताना है जो वायनाड वन्य जीव अभयारण्य है किस राज्य में स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी केरल, क्योंकि आप जानते हैं जो वायनाड वन्य जीव अभयारण्य है ये आपका केरल राज्य में स्थित है। और ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का ही एक हिस्सा है। किसके लिए फेमस है, तो हाथी और बाघ के लिए फेमस है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे अति संकटग्रस्त, जिसको हम क्रिटिकली इंडेंजर्ड कहते हैं, घोषित किया गया है? ए मोर, बी सिल्वरफिश, सी स्प्रिंगटेल और डी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो आपको बताना है जो ऑप्शंस आपको दिए गए इसमें से कौन सा आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया गया है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन डी, जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इसे क्रिटिकली इंडेंजर्ड घोषित किया गया है IUCN के रेड लिस्ट में, ये भी याद रखिएगा। और भारत में केवल कुछ ही राज्यों में पाया जाता है, जैसे ये आपका राजस्थान और गुजरात में कुछ कुछ पाए जाते हैं। और जो थार मरुस्थल है ये इनका मुख्य आवास है। और एक और बात याद रखिएगा, ये राजस्थान का राजकीय बर्ड भी है कि आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, उसे वहाँ के लैंग्वेज में गोंडावण पक्षी भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? ए सीता माता अभयारण्य, बी दर्रा अभयारण्य, सी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और डी मानस राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी मानस राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये आपका असम में स्थित है और ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ए चंडीगढ़, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी बिहार। तो आपको बताना है जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ स्थित है। उम्मीद है आपने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में ही आपका गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ये क्या है, ये एक टाइगर रिजर्व है, ये भी आप याद रखिएगा। मुख्य रूप से कहाँ फैला हुआ है, कि छत्तीसगढ़ राज्य में फैला हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जीव के लिए प्रसिद्ध है? ए एशियाई शेर, बी गैंडा, सी पांडा और डी हिप्पोपोटामस, जिसे हम दरियाई घोड़ा कहते हैं। उम्मीद है आप आंसर लगा रहे होंगे कि इनमें से कौन सा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के लिए फेमस है। आइए इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए। आप जानते हैं जो काजीरंगा का उद्यान है ये आपका एक सींग वाले गैंडे के लिए काफी प्रसिद्ध है, कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है और ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ क्षेत्र में स्थित है। और वर्ल्ड में जो भी गैंडे है इसका अबाउट 70% यहाँ पे पाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।